राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आपके एचएसएससी ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आज आपके रियल के पेपर, जो आपका रियल पेपर होता है, सेम वैसा ही पेपर मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। सेम वैसे ही क्वेश्चंस आज आपको देखने के लिए मिलेंगे और इनको आपको करना है। इससे आपको पूरे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है जी। और साथ में जो मैं आपको क्लासेज करवा रहा हूं, टॉपिक वाइज जो क्लासेज अपनी चल रही हैं, उसमें आपको हर चीज याद करवाई जा रही है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका टेस्ट ही होता है, आपको टॉपिक वाइज भी सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है जी। इंडिया जीके भी हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैंने कंप्लीट आप सभी का करवाई दिया है। हरियाणा जीके भी आपका टॉपिक वाइज रिवीजन हो रहा है। ठीक है जी। और बाकी चीजें भी आपकी होती रहेंगी। तो आज वाली क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि भाई हरियाणा जीके में आपकी कितनी तैयारी है, इंडिया जीके में आपको कितनी तैयारी है, और बाकी हम साइंस का टेस्ट और टॉपिक वाइज क्लासेस भी आपकी करवा रहे हैं। ये बात आप सभी जानते हो। तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और अपना एक ही सिद्धांत है अभी के लिए कि आपको ये नहीं चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपको ये चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और तैयारी करने के लिए कि अभी मुझे और तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे जॉब लेनी है। आपको जॉब लेनी है तो पूरी तैयारी होनी चाहिए। क्या कमी है, कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को आपको दूर करना है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन एचएसएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। एचएसएससी 2022 में क्वेश्चन आया था कि हरियाणा राज्य की राजधानी कहां है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो सभी को पता है कि हरियाणा राज्य की राजधानी कहां पर है, चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ हरियाणा के साथ साथ पंजाब की भी राजधानी है। और जो 1 नवंबर 1966 से पहले हमारा हरियाणा है वो किसका हिस्सा था, पंजाब राज्य का ही हिस्सा था। तो 1 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, हरियाणा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 1 नवंबर, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा है वो अलग राज्य बना था। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि नरनैरण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एचएसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट कि जो नरनैरण गुफा है वो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। तो नरनैरण, तो नारायण से भगवान, और भगवान कहां पर आएगा, जहां पर जल होगा, यमुना नदी होगी। ठीक है जी। नदियों के किनारे भगवान रहते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, नरनैरण गुफा कहां पर है, ये यमुना नगर में है। कहां पर स्थित है, यमुना नगर में स्थित है। आंसर आपको करना है। ठीक है जी, आंसर करते हुए चलना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि कौन सी नदी वर्षा ऋतु में हरियाणा राज्य के अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है। तो हमें उस नदी का नाम बताना है जो वर्षा ऋतु में हरियाणा राज्य के अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है। यानी कि उस नदी के आने की वजह से अंबाला और कुरुक्षेत्र में बाढ़ आती है। बताओ कौन सी नदी है, कौन सी नदी है। और नदियों से संबंधित फिक्स क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएगा, इस बात को नोट कर लेना। फिक्स आएगा, 100% आएगा। तो कौन सी नदी हो जाएगी भाई, यहां पर मारकंडा नदी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मारकंडा नदी है जिसकी वजह से यहां पर क्या आती है, बाढ़ आती है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। और आपको हरियाणा जीके के जिस तरीके से आपके पेपर में 25 क्वेश्चन आते हैं, यहां पर भी 25 के 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम इंडिया जीके के ऊपर चलेंगे। कीजिए कि हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में, देखो ये 4 दिशाएं होती हैं और दक्षिण पश्चिम कौन सा हो गया, ये दक्षिण और पश्चिमी, यानी इस वाले इलाके में कौन सा राज्य है ये हमें बताना है। तो इस वाले एरिया में कौन सा राज्य हो जाएगा, पंजाब है अपना ऊपर की तरफ है, उत्तराखंड है ऊपर की तरफ है, उत्तर प्रदेश है इधर है। तो कौन सा बच गया भाई, अपना राजस्थान बच गया। और इधर कौन सा है, राजस्थान है। इधर कौन सा है, अपना राजस्थान लगता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, राजस्थान राज्य हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट है, वो कौन से जिले में स्थित है भाई? दीनबंधु छोटूराम जी के नाम पर है ये, और ये पावर प्लांट कहां पर स्थित है? तो ये जो पावर प्लांट लगाया गया है ये कहां पर स्थित है? एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई कहां पर स्थित है? ये यमुनानगर में। कहां पर स्थित हो जाएगा? आपका यमुनानगर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे? भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और भाई जिन्होंने ये बनाया ना वो मोस्ट रिस्पेक्टेड मैन है भाई अपने हरियाणा के। बताइए, तो जो भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट है इसके संस्थापक हैं चौधरी छोटूराम जी। सर छोटूराम जी है, चौधरी छोटूराम जी है, वो भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के क्या है भाई? संस्थापक हैं। ठीक है जी, चलो आगे है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासकों व खालिस्तान के बीच में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई आपको बताना है। पहली लड़ाई है वो 1526 में लड़ी गई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई थी, ठीक है जी, वो जो अकबर और हिमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था। और जो ये तीसरा युद्ध लड़ा गया था ये 1761 में लड़ा गया था। और तीनों से आपके एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस आते हैं, और ये भी आपका आया हुआ ही क्वेश्चन है, क्योंकि रियल पेपर के क्वेश्चंस मैं यहां पर आज वाली वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। तो जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, ये मराठा शासकों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था भाई? मराठा शासकों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है जी, तो 1761 का तीनों याद हो गए। पहले 1526 में पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा 1556 में अकबर और हिमू के बीच में, और अकबर ना दे के बैरम खां भी दे सकता है क्योंकि वो उसका संरक्षक था, उस समय अकबर बच्चा था। ठीक है, और 1761 वाला मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है जी। सदाशिव राव भाऊ, जिसने मराठा जो सेना थी उसका नेतृत्व किया था, यह भी अपने को याद रख लेना है। ठीक है जी, सदाशिव राव भाऊ। ठीक है जी, चलो महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? आज सुबह वाली क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि भाई कमेंट करके बता दो, और ये आया हुआ है। ये आपके एचएसएससी के जो पिछला एग्जाम हुआ था आपका 2022 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है भाई। तो आंसर कीजिए सभी को। वैसे तो आप सभी ने सुबह ही आंसर कर दिया होगा। तो क्या कहा गया था कि महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? बहुधन्यक या बहुधान्यक बोला गया है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है? हरियाणा की जो पारंपरिक वेशभूषा है, तो देखो वेशभूषा से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो वेशभूषा में फरगल क्या है? फरगल का नाम बताना है कि फरगल को क्या कहा जाता है, मतलब कि ये होता क्या है फरगल। ठीक है जी, बचपन में हमने तो बहुत पहना है, बचपन में हमने बहुत पहना है भाई। ये फरगल क्या होता है? तो ये क्या होता है भाई? बच्चों का टोपा होता है। आजकल नहीं मिलता ये, ठीक है, अलग ही अतरंगी होता था। इसके बारे में कभी बाद में बताएंगे वेशभूषा के समय में। ठीक है जी, तो हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल किसे कहा जाता था? बच्चों का टोपा होता था। बहुत शानदार टोपा होता था भाई। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है? देखो दोबारा से पढ़ो। हरियाणा का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है, मतलब जब लड़की का विवाह होता है ना और वो दुल्हन बन रही होती है, उस समय उसको ये दिया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? ठीक है जी, उस समय जो दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहा जाता है भाई, बताओ। तो ये क्या हो जाएगा? उसको कहा जाता है आपका दिमच। क्या कहा जाता है? दिमच। और पहचान रहे हो ना, सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन नंबर ई ट्रिक बता रखी है, कोई नहीं बताता, मैं बता रखा है। ठीक है चलो, ये तो भाई 2020 वाला है, करंट अफेयर का क्वेश्चंस आ गया है, तो ये काम का नहीं है।
ये वाला कीजिए, क्योंकि ये वो हर साल चेंज होता रहता है ना, तो वो अपने काम का क्वेश्चन नहीं था। ये वाला है कि फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई है? तो सबसे पहले तो HICA की फुल फॉर्म याद कर लो, फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है आपसे। तो H से हो जाएगा हरियाणा, I से हो जाएगा आपका इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, C से सिविल और A से क्या हो जाएगा, एविएशन हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपको बताना है कि ये कौन से स्थान पर की गई है इसकी। ठीक है जी, कौन से स्थान पर हुई है ये अपने को बताना है, कौन से स्थान पर। तो कहां पर हुई है भाई, ये हुई है भाई पिंजौर में। कहां पर हुई है, पिंजौर में हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं कि हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? तो हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह है, वो किस खेल से संबंध रखते हैं? चलो अब तो बता दो, मैंने आपको बता भी दिया है। तो किससे रखते हैं भाई, तीरंदाजी से, और इसको आर्चरी बोला जाता है। ऑप्शन में आपको आर्चरी भी लिख के दे सकता है सिंपली, तीरंदाजी भी लिख के दे सकता है, और दोनों भी लिख के दे सकता है, तो याद कर लेना। ठीक है, तीरंदाजी को ही क्या कहा जाता है, आर्चरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है वो मुख्य रूप से हरियाणा में कहां स्थित है? तो ये कहां पर स्थित हो जाएगा भाई, केरू भिवानी में। कहां पर स्थित है भाई, केरू भिवानी में हो जाएगा स्थित, केरू भिवानी। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया? हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है? बालिका शिशु वर्ष किसे घोषित किया गया है, ये अपने को बताना है भाई, कौन से वर्ष को घोषित किया गया है, बताइए। डेट वाले क्वेश्चंस भाई आते हैं, तो कौन से सन को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए ही यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2006 को। वर्ष 2006 को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है जी। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता था? पहले इसको गिद्ध देखभाल केंद्र के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र इसका नाम कर दिया गया। जटायु आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है जी, जब रावण माता सीता जी को लेके जा रहे थे तो बीच में जो हुआ था वो वाला याद आ गया। चलो बताओ, जिन्होंने माता सीता की रक्षा करने की कोशिश की थी। ठीक है, बताओ। तो जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है, कब हुई है भाई। सॉरी, तो कब हुई है, 2001 में। कब हुई है, 2001 में हुई है इसकी स्थापना। तो ये स्थापना वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर ये सोचो कि आपको स्थापना वाले नहीं आते। किस वर्ष हरियाणा में विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 कर दिया गया? कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि हरियाणा विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो हरियाणा विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है भाई, 90 है। ठीक है जी। और हमसे ये पूछा है कि ये जो 90 है ये कब किया गया था, तो ये जो 90 किया गया था ये किया गया था सन 1977 में। जो बढ़ाकर 90 कब कर दी गई थी, सन 1977 में। आपके मेरे जन्म से पहले ही हो चुकी थी। ठीक है जी। चलो, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है, बताइए। तो हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों। कितने भागों में, 6 भागों में। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है। कहां पर हुआ था भाई, कुरुक्षेत्र में। कहां पर हुआ था महाभारत का युद्ध, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहां पर हुआ था भाई, कुरुक्षेत्र में हुआ था। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार क्या आ गया भाई, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मतलब कि कौन से नंबर का राज्य है ये अपने को बताना है।
2011 में जनगणना हुई थी, आपको पता है 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुई, तो अब बढ़ाकर उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और अब होगी। ठीक है, 2026-27 में होने वाली है। बताइए तो कौन सा बना था, कौन से नंबर का बना था? जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है तो जनसंख्या की दृष्टि से 18वें नंबर का हो जाएगा। और आप सभी कमेंट करके बताना है आप सभी को कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बना था ये आपको बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या क्या क्या हो गया, यहां पर 18वां हो गया, आपको क्षेत्रफल वाला बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि हरियाणवी लोकोक्ति है कि तावले से बावला का अर्थ क्या है? तावला से बावला, तावड़ा से बावड़ा, बताओ भाई, तावड़ा से बावड़ा बताओ इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो तावड़ा से बावड़ा का अर्थ क्या हो जाएगा? आंसर आ गया होगा सभी का, ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे आपने। तो क्या हो जाएगा? उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। तावड़ा से बावड़ा क्या इसका मतलब होता है? जो जितनी तावड़ करेगा वो उतना बावड़ा हो जाएगा, यानी उसका दिमाग काम नहीं करेगा। ठीक है जी, तो क्या हो गया? उतावले आदमी का विवेक क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, मतलब सोचने समझने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो जल्दबाजी और गुस्सा नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था? ठीक है, और भाई ये पूछा गया क्वेश्चन है, और देखो 2018 का है, और उसके बाद में जो एग्जाम हुआ था अपना पिछला, उस एग्जाम में पूछा गया है, तो जरूरी है भाई। तो ये क्या हो जाएगा? बबीता फोगाट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे आपका हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो अभी जो लेटेस्ट हुए हैं ना अपने, ये सारे के सारे याद कर लेना। मैं सिर्फ यहां पर दिखाना चाह रहा था कि खेल और खिलाड़ी से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा। याद मैं करवा दूंगा, टेंशन मतलब टॉपिक वाइज अपनी जो क्लास आ रही है ना उसमें याद करवा दूंगा खेल और खिलाड़ी, बस आप देख लो। तो क्या हो जाएगा? सुमित अंतिल ने जीता था पैरा ओलंपिक में। ठीक है जी, चलो। हरियाणा से प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई थी? तो जो हरियाणा से प्रथम राज्य कवि की उपाधि जो दी गई है वो किसे दी गई है भाई? उदय भानु हंस जी को दी गई है। किसे दी गई है? उदय भानु हंस जी को दी गई है। ये हरियाणा के प्रथम क्या हो जाएंगे? हरियाणा के प्रथम राज्य कवि हो जाएंगे। हरियाणा के क्या हो जाएंगे भाई? प्रथम राज्य कवि हो जाएंगे। देखो भाई, ठीक है, अरे चला जा भाई ठीक है, चला जा, क्यों हमें परेशान कर रहा है भाई। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? जो श्रीमद् भगवत गीता है उसका प्रथम श्लोक है, कुरुक्षेत्र की व्याख्या है, वो किस रूप में करता है ये अपने को बताना है। किस रूप में करता है कि कुरुक्षेत्र कैसा क्षेत्र है? तो कुरुक्षेत्र की व्याख्या जो की जाती है वो धर्म क्षेत्र के रूप में की जाती है। किस रूप में की जाती है? धर्म क्षेत्र के रूप में की जाती है। ठीक है जी, तो ये हमारी धर्म नगरी भी है कुरुक्षेत्र, आप सभी को पता होगा। तो ये अपने हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब इंडिया जीके के क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसमें मैंने 2-3 क्वेश्चंस कंप्यूटर के ऐड किए हैं, 2-4 क्वेश्चन साइंस के भी ऐड किए हैं, और इंडिया जीके के क्वेश्चंस तो है ही हैं। ठीक है जी, और ये क्यों ऐड किए हैं? ताकि भाई आपको थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए। और इंडिया जीके में देखो सब कुछ आता है, साइंस भी आता है, ग्रुप डी का एग्जाम दोगे तो साइंस तो स्पेशली आता है, साइंस का टेस्ट तो हमने कल ही लिया था। ठीक है जी, तो चलो बताओ, उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो कंप्यूटर सिस्टम के सही रख रखाव तथा संरूपण के लिए उपयोग होता है। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जो कंप्यूटर सिस्टम के सही रख रखाव तथा संरूपण के लिए उपयोग होता है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहा जाता है। ठीक है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो, कंप्यूटर से एमएससी ड्रॉप आउट आपके सामने खड़ा हुआ है। ठीक है जी, चलो,
इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड अथवा ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध करवाती है, क्योंकि तो आपने देखा होगा अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर अगर स्टार्टिंग में पासवर्ड वगैरह डाला जाता है ना, तो आपको फिजिकल कीबोर्ड भी मिलता है, यही इसमें बोला गया है। ठीक है जी। और इसके अलावा वहीं पे एक कीबोर्ड और आपको दिखाई देने लग जाता है। तो ये क्यों दिया जाता है, ये हमसे पूछा है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ही कीबोर्ड आ जाता है, तो आपको बताना है क्यों दिया जाता है। ठीक है, ये फिजिकल कीबोर्ड से तेज है, नहीं है। ये छोटी स्क्रीन के लिए उचित है, ये भी नहीं होगा। ये प्रयोगकर्ता के लिए सुविधाजनक है, ये तो हो सकता है, लेकिन मेन कारण ये नहीं है। ये प्रयोगकर्ता को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायक है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, क्योंकि अगर नीचे से करोगे तो पता चल जाएगा। वैसे तो भाई माउस वाला कर्सर चलता है, उससे भी पता चल जाएगा अगर जिसको लगाना ही होगा तो, लेकिन अगर पूछा है तो बता देते हैं। ये प्रयोगकर्ता को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायता करता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सही नहीं है। और ये HSSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ये अपने को बताना है भाई। ब्लॉकचेन के संबंध में सही नहीं है, सही है वो नहीं बताना, जो सही नहीं है वो हमें बताना है। बताओ, जो गलत है वो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। हर एक ब्लॉक में कुछ डाटा है जिससे इसका हेडर कहा जाता है। यह अन्य सभी नोड्स को दिखाई देता है, ये बिल्कुल ठीक है भाई। नेटवर्क के एकल सदस्य के लिए परिवर्तन करना या डाटे में बदलाव करना संभव है, ये भी बिल्कुल ठीक है। केवल स्वामी ही ब्लॉक के निजी डाटा या जानकारी तक पहुंच सकता है, बिल्कुल नहीं भाई, दूसरा व्यक्ति भी पहुंच सकता है, ये गलत है। ब्लॉक डाटा का सुरक्षित टुकड़ा हो सकता है, ये ठीक है। तो जब ये गलत हो गया तो यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो हमें यही बताना था, क्योंकि जो डाटा है कंप्यूटर पे उस पे दूसरा आदमी भी पहुंच सकता है। ठीक है जी, वो भी उसको ओपन कर सकता है। चलो, आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद नंबर 352 के परिवर्तन में होने पर निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। मैंने आप सभी को याद करवाया था। ठीक है, अपने मौलिक अधिकार आप सभी को याद करवाए थे। ठीक है जी, तो उसमें क्या मैंने एक चीज भी बताई थी कि भाई जब बाहरी आक्रमण हुआ है, आपातकाल की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, तो उस समय हमारे मौलिक अधिकारों को पर भी रोक लगाई जा सकती है। लेकिन हमसे यह पूछा है कि किस चीज पर रोक नहीं लगाई जा सकती। निलंबित का मतलब होता है जिसको नहीं रोका जा सकता, जिनको नहीं हटाया जा सकता। अब इनमें से कौन सा है भाई? धर्म की स्वतंत्रता वाला नहीं है कि भाई युद्ध के समय में आपातकाल लगा हुआ है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो ये समता वाला अधिकार भी नहीं है। वाक स्वतंत्रता यानी कुछ भी बोलने का अधिकार आपको नहीं है। लेकिन दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपके पास है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपके शरीर के साथ कोई गलत काम करने लग जाए, कोई आपको बंदी बना ले, ठीक है, तो आपके शरीर के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपके पास रहता है। ठीक है जी, तो इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं सरकार आपको बांध के कुछ करवाने लग जाए, ये नहीं होगा कि आपको मारा पीटा जा रहा है ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। आपने सुना होगा ना कि वो सीट तो आरक्षित है, वो सीट तो आरक्षित है। तो आरक्षित का मतलब क्या होता है? किसी एक स्पेशल कोटे के लिए आरक्षित होगी, किसी एक श्रेणी के लिए आरक्षित होगी। तो ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे अभी इलेक्शन हुए थे, आपने सुना होगा कि भाई वो एससी कोटे से है, तो एससी कोटे के लिए रिजर्व सीट है, ये सुना होगा ना। तो रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा, और कोटा श्रेणी हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, कि किसी एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य ही उस पर चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे इस बार मैं हमारे गांव की बताऊं तो हमारे गांव में एससी की सीट थी, तो सिर्फ एससी वाले ही जो लोग हैं वही लड़ सकते हैं सरपंच के चुनाव में। ठीक है जी, दूसरा ना ओबीसी वाला कोई आ सकता, ना जनरल वाला कोई आ सकता था। ठीक है, ये चीज है, इसी को बोला जाता है। किसकी शिक्षाओं और संभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य द्वारा लिखा और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया।
तो किसकी शिक्षाओं का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का। और भाई त्रिपिटक याद कर लेना, ये भी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। जैसे अपने महाभारत हो गया, रामायण हो गया ना, वैसे ही बौद्ध धर्म में क्या है? त्रिपिटक एक क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि त्रिपिटक है वो किससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मध्यम अभिक्रियाशील धातु है? तो इनमें से कौन सी धातु है जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, ये अपने को बताना है। बताइए मध्यम अभिक्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी? तो जो अपना लोहा है, आयरन है, ये क्या हो जाएगा? मध्य अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठोस वस्तु की अवस्था परिवर्तन के बारे में नहीं है? इसमें देखो 3 ऑप्शंस है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, इनमें से बताना है कौन सा सही है। कौन सा सही है वही हमें बताना है। किस चीज के लिए? कि ठोस वस्तु की अवस्था परिवर्तन के बारे में सही है। देखो, गलनांक पर उष्मा की निरंतर आपूर्ति से ठोस का तापमान बढ़ जाता है, तो ये गलत है। हमें सही बताना है ना। हाँ, तो गलनांक पर उष्मा की निरंतर आपूर्ति से ठोस के तापमान पर कोई बदलाव नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे देखो, एक ही ठीक होगा, अगला भी देख सकते हैं कि गलनांक पर उष्मा की निरंतर आपूर्ति ठोस से तरल अवस्था में बदलने में उपयोग हो जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बी व सी दोनों ठीक है भाई, बी व सी ठीक है, बी व सी दोनों ठीक है। आजकल वो चल रहे हैं ना, आजकल ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं बी और सी, ए और बी वाले, तो इसमें दोनों ठीक है, बी व सी दोनों ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इस बार भी आए थे ऐसे, आपको पता ही होगा। गला खराब हो गया भाई लगता है। ठीक है, चलो। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से सीता नामक चरित्र के जन्म स्थल पर किस कला विद्या का नाम पड़ा है? तो प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से माता सीता के नाम का जो चरित्र है, उसके जन्म स्थल पर किस कला विद्या का नाम पड़ा है? भाई ये कला विद्या कौन सी है? तो ये मिथिला कला विद्या है। कौन सी है? मिथिला कला विद्या। और ये स्पेशली कहां पर होती है भाई? बिहार में होती है। ठीक है, मिथिला आपने सुना भी होगा, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चलता भी रहता है। तो जो मिथिला है वो कहाँ की है? बिहार की। ठीक है, और माता सीता का जो करेक्टर है उनके ऊपर ये लिखा गया, मतलब उनसे प्रेरित है। ठीक है जी, चलो। महारत्न, नवरत्न, लघु रत्न, यह लघु को मिनी रत्न भी बोला जाता है, भारत में किसके वर्गीकरण है? ये हमें बताना है। भारत में किसके वर्गीकरण है? महारत्न की बात हो रही है, नवरत्न की बात हो रही है, लघु रत्न की बात हो रही है, और भारत में किसके वर्गीकरण है? ये भाई सरकारी क्षेत्र एकक के वर्गीकरण है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सीमा पार पुलिस समन्वय में सहायता करने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन का क्या नाम है? अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम बताना है जो सीमा पार सहायता करता है। तो आपने बहुत बार सुना होगा, मूवीज देखते होगे तो आपको पता ही होगा। बताओ, बताइए बताइए, क्या सुना होगा? इंटरपोल। ये इंटरपोल वाली पुलिस है। ठीक है जी, तो सीमा पार के लिए जो पुलिस काम करती है वो इंटरपोल बोला जाता है उसको। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंथ्रासाइट क्या है? तो एंथ्रासाइट क्या है ये आपको बताना है भाई। तो एंथ्रासाइट वैसे तो एक कोयले का प्रकार है। क्या है? एक कोयले का प्रकार है, लेकिन कैसे कोयले का प्रकार है? कोयले में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है किस प्रकार का कोयला है। तो जो एंथ्रासाइट है वो सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है। सर्वोत्तम गुण वाला कोयला होता है भाई। ठीक है जी, तो सर्वोत्तम गुण वाला क्या होता है? ये कठोर कोयला होता है। ठीक है, तो आज वाली क्लास में अपने इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं हम। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट ऐसी क्लास आएगी उसमें हरियाणा जी के पूरी की पूरे 25 क्वेश्चंस का टेस्ट रखेंगे। आज वाले में कम ही रखा है क्योंकि पहला ही था ये। ठीक है,
इंडिया जीके के भी आपको 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो नेक्स्ट होगा, और इसके अलावा आपका और क्या है भाई, साइंस, ठीक है, उसके भी हम 15 क्वेश्चन रखेंगे। बाकी फिर कुछ कुछ में चेंज होता रहेगा, किसी में साइंस की जगह मैथ जोड़ देंगे, इंडिया जीके की जगह रीजनिंग जोड़ देंगे, इस तरीके से ये आपका टेस्ट चलता रहेगा। और ये टेस्ट नहीं होता, ये आपका क्या होता है, रिवीजन हो रहा होता है सभी सब्जेक्ट का, ठीक है जी, सभी सब्जेक्ट का आपका क्या हो रहा था, रिवीजन हो रहा होता है। और आज आपने हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर पेपर का रिवीजन कर लिया, प्लस में इंडिया जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी आपका रिवीजन और प्रैक्टिस हो गई। जो क्वेश्चंस आपको याद थे तो कॉन्फिडेंस मिल गया, जो नहीं याद थे याद हो गए, और इससे यह भी पता चल गया कि अभी आपको कितनी और तैयारी करने की आवश्यकता है, ठीक है जी। तो अपने इस चैनल पे हरियाणा जीके, इंडिया जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग सभी का रिवीजन है वो चलता रहेगा। तो जो नए स्टूडेंट आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।